चले जी, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देयर आर n socks in a drawer of which 3 socks are red. How many are red? 3 are red. If 2 of the socks are chosen randomly and the probability that both the selected socks are red is 1 by 2, then the value of n. तो हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पे टोटल सॉक्स हमें गिवन जो है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है लेकिन है सिंपल है। टोटल सॉक्स है हमारे पास n, हमारे पास यहाँ पे बोला गया है रेड सॉक्स, रेड सॉक्स हमारे पास गिवन है 3। इसका मतलब जो रिमेनिंग सॉक्स है, जो बाकी की बची सॉक्स हैं, वो क्या आएंगी n-3। बट इसने हमसे क्या बोला है, इसने बोला है देयर आर n सॉक्स इन ए ड्रॉर एंड विथ 3 सॉक्स आर रेड, 3 सॉक्स आर रेड, और हमें बोलता है कि हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे n ऑफ s तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल, अगर हम 2 सॉक्स निकाल रहे तो nc2, लेकिन वो रेड की प्रोबेबिलिटी निकली है तो हमें बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो n ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 3c2। अब हमारे पास बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n of red upon n of s is equals to 1/2. Now we just have to put this thing 3c2 upon nc2 is equals to 1/2. All we need to find out the answer by using this thing, right? तो शाबाश, आप आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी से जरा मुझे आंसर दीजिए कि क्या हो सकती है n की वैल्यू, देन वी विल मूव फर्दर। सर n equals to 4। यस, आप देखें यहाँ पे इफ वी सी हियर, तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज 3 into 2 upon 2 into 1 n into n-1 अपॉन 2 into 1। ये 2 into 1 2 into 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस वाज इक्वल्स टू 1/2। सो ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट, हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 3 into 4 is equals to n into n-1। नाउ 3 is a smaller number, इसलिए n-1 को हम 3 लेंगे, n is a bigger number तो n को हम 4 लेंगे। So from here n is equals to 4. n-1 is equals to 3 and n is equals to 4. ध्यान देने वाली बात बस यही थी, हमने इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें। हम लोगों ने सिंपली बड़ा नंबर बड़े के बराबर, छोटा नंबर छोटे के बराबर, तो हमने इसको n-1 is equals to 3 ले लिया और n is equals to 4 ले लिया। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर अस। So I hope this is clear to everyone. This was a very you can say tempting question. बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसलिए I have done this. We'll move on to the next question. Now the question given to us is two symmetric dice. Symmetric का मतलब हो गया एक जैसे dice. Flipped with each dice having two sides. उनमें से दो sides red paint की गई है, दो sides black paint की गई है, one yellow paint की गई है and other painted white. What is the probability that both land on the same color? Okay. देखें, आपको इतना तो पता है कि जब भी when two dice are thrown, n of s हमेशा क्या होता है, n of s is
36। ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गई। अब ये बोलता है, अब हमारे पास क्या है, ये बोलता है कि हमें एक ऐसा डाइस चाहिए, सॉरी, जब उनको रोल किया तो हमारे पास दोनों सेम कलर दे रहे हैं, या तो दोनों रेड देंगे या या फिर दोनों हमारे पास क्या देंगे, दोनों व्हाइट देंगे या दोनों। तो हम लोग इसको ना इस तरह से ले लेते हैं कि यार अगर ये रेड कलर के हैं तो क्या होगा, ब्लैक कलर के होंगे तो क्या होगा, येलो कलर के होंगे तो क्या होगा, और व्हाइट कलर के होंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ ई क्या बन जाएगा, एन ऑफ ई बन जाएगा या तो पहला भी रेड जिसमें दो रेड में से एक आ जाएगा और दूसरा भी रेड 2C1, या फिर पहला भी ब्लैक क्योंकि 2 ब्लैक्स हैं तो उनमें से एक ब्लैक आ जाएगा फेस, दूसरे टाइप पर भी ऐसा ही होगा, तो 2C1 इंटू 2C1। फिर बाकी येलो व्हाइट 1 है तो 1C1 या 1 इन, और हमारे पास व्हाइट भी 1 ही है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1। यस, गुड नितिन। तो इट इज एन ऑफ ई हमारे पास आ जाएगा 10, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या बन जाएगा 10/36। सो क्वेश्चन समझने की बात है एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर। सो इट इज सो वेरी इजी इफ यू कुड सी। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोगों को सही चीज समझनी है एंड देन वी आर एबल टू गेट द आंसर, राइट। Kindly read the question once again, understand it and see what we have done. Then we'll move on to the next question. The next question is, if two fair dice are rolled, fair dice मतलब जो normal dice होते हैं, they are rolled, and what is the conditional probability that the first dice land on 6 and the sum of the number on the dice is 8? Okay, अब आपको इतना पता है when two dice are rolled, S आपको आइडिया है कि क्या होता है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा रिकैप ही करवाऊंगा। ये यहां से 116 तक जाता है, 16 तक जाता है, देन 61 से 66 तक जाता है, and that is why we take n of s as 36. Now this question, if two fair dice, अब ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसने खुद से ही बोला कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब कंडीशनल क्या है, हमारे पास बोलता है कि द फर्स्ट डाइस लैंड्स ऑन 6 गिवन दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8। अब मैं इसको ना मैंने आपको एक छोटा सा एक तरीका बताया था कि हम इसको एक और अलग तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑन द सेकंड कंडीशन। अब ए हमारे पास बोलता है, हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकालना है। हम ए किसको ले रहे हैं, चलिए ये बात भी कर लेते हैं। ए is the first die lands on 6, and B is sum of the numbers is 8. देखो ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा, मैं आपको दोनों अलग अलग तरीके बता देता हूं। ए हमारे पास आ जाएगा when the first die is landing on 6, so it will be 61, 62, 63,
6 4 6 5 and 6 6. Very good, Nitin. You have got the right answer. And B की अगर हम बात करें तो B हमारे पास क्या आ जाएगा, सम 8. तो सम 8 हमें कब मिलता है बेटा, 2 6, राइट. फिर 3 5, फिर 4 5 और 4 4 5 3 एंड 6 2. एंड A इंटरसेक्शन B देख लें तो इट इज 6 2 ओनली, बिकॉज यही एक्स में कॉमन है. अब आप इसको देखें, अगर इफ यू सी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B व्हेन सम इज 8, बट हमें चाहिए the first die should land on 6, so it will be probability of A intersection B upon probability of B. Probability of A intersection B is, if you see here, so it will be याद आएगा 1 upon 36 divided by 5 upon 36, and we have seen that because A intersection B की probability n of A intersection B is 1, n of B is 5, तो इन दोनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएंगी, 1 upon 36 and 5 upon 36, and I will get the final answer as 1 upon 5. So this is the answer for us. So for that matter, we can say that this is the answer for us. But हम इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं. कैसे? बड़ा सिंपल सी बात है. इतनी बात आपको समझ आ गई यहाँ पे. आप देखें कि दूसरी तरीका क्या है. ये तो हो गया जो मैंने, हम लोगों का कन्वेंशनल तरीका है, जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को चेक करते हैं. हम इसको देख रहे हैं कि दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर. ये कन्वेंशनल तरीका है. नाउ वी विल डू सम स्मार्ट वर्क, हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर विदिन 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा हमें. ठीक है. तो यस, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट वांटेड टू चेक A अपॉन B का मतलब क्या होता है. A अपॉन B का मतलब होता है कि भाई A की अवेलेबिलिटी क्या है B में. ठीक है. B इज कंसिडर्ड एज सैंपल स्पेस. नो इफ यू सी हियर B, तो हमारे पास B वाज व्हाट, B वाज, मैं दोबारा से एक बार लिख रहा हूं, 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, राइट. ये हमारे पास B की एंट्रीज हैं. और इसमें से कौन सी एंट्री हमारे काम की थी, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री हमारे काम की थी, डेट वाज 6 2, जो समय सम भी 8 दे रही थी और जिसमें 6 जो था वो फर्स्ट डाई के ऊपर आ रहा था. सो हाउ मेनी एंट्रीज आर इन अवर फेवर आउट ऑफ टोटल एंट्रीज, देयर आर ओनली वन एंट्री, दैट इज ओनली वन एंट्री व्हिच इज इन फेवर ऑफ अस. सो दैट इज व्हाई वी कैन कंसीडर इट एज द आंसर विल बी 1 upon 5. So you could see that we can find out the same answer in two different ways. So this was the conventional method and this is a shortcut method. मतलब आपको हमेशा जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करनी होती है, तो हम जिसकी कंडीशन, हम लोगों के पास ऑलरेडी जो चीज हैपन हुई होती है, हमने उसके अंदर दूसरी वाली की प्रोबेबिलिटी देखनी है. जैसे यहाँ पे हमें बताया गया था कि सम 8 है, तो हमने इस 8 के अंदर देखा कि कौन सी ऐसी कंडीशन थी कि जब फर्स्ट डाई के ऊपर 6 आ रहा है. सो वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दैट. ठीक है. सो आई होप दिस हैज मेड सेंस टू ऑल ऑफ यू. कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है, वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. द ओनली थिंग, हमें सिर्फ अपना माइंड ओपन करके रखना है. अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज अगेन है, ये थोड़ा सा ना समझने वाला क्वेश्चन है. इसने बोला अ बॉक्स कंटेन्स has 10 cheats from 0 to 9. From 0 to 9. First one cheat is drawn at random and kept aside. एक चीट निकाली, मतलब एक बॉक्स है, इस बॉक्स में there are 10 cheats from 0 to 9. यहां से हम लोगों ने एक चीट बाहर निकाली और उसको साइड पे रख दिया, यहां रख दिया. ठीक. फिर उसके बाद रिमेनिंग जो चिट्स रही, जो बाकी की बची चिट्स रही, उसमें से हम लोगों ने एक सेकंड चिट निकाली. अब ये बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चिट ड्रॉन इज 9.
यहाँ पे ही सारा कैच है क्वेश्चन का कि सेकंड चिट ड्रॉन इज व्हाट 9। अभी क्या है बच्चे यहाँ पे, इफ यू सी हियर, तो इसने हमें क्या बोला, इसने बोला कि भाई पहला जो केस है, पहले केस में अब हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 इज 10। अब इसने बोला कि हमें ना 9 सेकंड केस में चाहिए। इसका मतलब पहले केस में तो 9 नहीं हमें मिलेगा, या हमने 9 नहीं लेना है, या 9 को हमें ध्यान में नहीं रखना है। इसका मतलब फर्स्ट केस में जब हमें 9 नहीं चाहिए तो हम लोग पहले देखेंगे कि 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 नॉट इज व्हाट, इट इज 9 out of 10, बिकॉज टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 एंड 0, सॉरी 8 तक। तो टोटल 9 हमारे पास चॉइसेस हमारे फेवर में होंगी आउट ऑफ टोटल 10 चॉइसेस। सो दिस वाज इन द फर्स्ट ड्रॉ। तो फर्स्ट ड्रॉ में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमें 9 नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट ही हमें ये बता रहा है कि 9 नहीं होगा इसमें। सेकेंड ड्रॉ में क्या होगा, सेकेंड ड्रॉ में हमें 9 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इज 1, क्योंकि हमारे पास वो पर्टिकुलर नंबर है आउट ऑफ टोटल 9 लेफ्ट ओवर नंबर। देखो ध्यान से समझना ये बात, पहले केस में हमें 9 नहीं चाहिए था, तो वी कुड हैव एनी ऑफ द नंबर्स एक्सेप्ट 9, so we were having 9 choices out of 10, बट यहाँ पे सेकंड केस में इसने हमें खुद से बोला है कि हमें क्या चाहिए। सेकंड केस में इसने हमें बोला कि हमें 9 चाहिए, क्योंकि सेकंड ड्रॉ में हमें 9 चाहिए। सो आई एम हैविंग ओनली वन चॉइस इन माय फेवर आउट ऑफ द रिमेनिंग 9 नंबर्स। सो देयरफॉर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या बन जाएगा, दिस विल बी 9/10 इंटू 1/9। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये 9 और 9 कैंसिल, माय फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 1/10। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 1/9 दिया हुआ है, बहुत सारे एक जगह पे 1/90 भी दिया हुआ है, बट हम लोगों ने बात समझी कि हमने 1/10 क्यों आया। द इंपॉर्टेंट थिंग वाज ओनली दिस, ये जो ये है रेड जो मैंने यहाँ पे ये आपके पास बात की है, यू जस्ट हैव टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर फैक्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यही क्वेश्चन को गलत या सही करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर 1/90 भी दिया हुआ है और 1/9 भी दिया हुआ है, बट द करेक्ट आंसर इज 1/10। तो बी वेरी पर्टिकुलर कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2018 का क्वेश्चन है, एनडीए 2। 3 groups of children containing 3 girls and 1 boy. Okay, group 1 में there are 3 girls and 1 boy. Group 2 में 2 girls and 2 boys. And group 3 में 1 girl and 3 boys. ऐसा है जी। ये बोलता है 1 child is selected at random from each group. तो एक ग्रुप से एक बच्चा पिक किया गया। The probability that these 3 selected consist of 1 girl and 2 boys. Okay, 1 girl and 2 boys. देखिए इस केस में हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। केस 1, जब हमें फर्स्ट से गर्ल मिल रही हो, सेकंड से बॉय और थर्ड से भी बॉय मिल रहा हो, या फिर केस 2 हम लोगों को फर्स्ट से बॉय मिल रहा हो, सेकंड से गर्ल मिल रही हो, थर्ड से बॉय मिल रहा हो। एंड केस 3 थर्ड केस है हमारे पास
जब फर्स्ट केस में बॉय आ जाते हैं, सेकंड केस में भी बॉय और थर्ड केस में हम गर्ल ले रहे हैं. नाउ लेट अस लुक एट दीज थ्री थिंग्स. हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में इफ यू सी हियर, तो गर्ल्स कितनी है? 3 आउट ऑफ 4. सेकंड ग्रुप में हमें बॉयज चाहिए, देयर आर 2 बॉयज आउट ऑफ 4. एंड थर्ड ग्रुप में हमें बॉयज चाहिए, तो 3 आउट ऑफ 4. सिमिलरली आगे अगर हम बात करें सेकंड में, सेकंड केस की बात करें, सो इट इज 1 बॉय आउट ऑफ 4 into 2 boys out of 4, 2 girls out of 4, and then again 3 girls out of 4. एंड अगर थर्ड में बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 boy out of 4, 2 boys out of 4, एंड थर्ड में हमें गर्ल चाहिए, तो 1 girl out of 4. दिस विल गिव अस 3 into 3, 9 to 18 upon 64. This will give us 6 upon 64. This will be 2 upon 64. अगर हम इन तीनों की, बिकॉज डिफरेंट केसेस हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आ जाएगी. तीनों को ऐड करेंगे, 18 अपॉन 64 प्लस 6 अपॉन 64 प्लस 2 अपॉन 64. इट इज 26 upon 64, and we get it as 13 upon 32 as the answer. So this is how we can find out the answer. This was very easy question, and just we need to understand कि हमें दिया क्या गया. So just note it down. We move on to the next question. Look at this question. ये बोलता है let A, B and C are be 3 mutually exclusive and exhaustive events. Exclusive and exhaustive events. ठीक है, सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव में का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B is 0 equals to B intersection C equals to C intersection A equals to P of A intersection B intersection C. ये सारे जीरोज हैं, ठीक है, म्यूचुअली. और एग्जॉस्टिव का मतलब है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस. देयरफॉर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 1. एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमारे पास क्या बन जाएगा? वो सिर्फ बन जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C. दैट्स इट. अब P ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमारे पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. नाउ इफ यू सी हियर, हमारे पास ना क्वेश्चन में गिवन है P ऑफ B इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स P ऑफ A. P ऑफ B ये आ जाएगा P ऑफ B इज इक्वल्स टू 1.5 मतलब 3/2 टाइम्स P ऑफ A. एंड P ऑफ C इज 0.5 यानी 1/2 टाइम्स P ऑफ B. और P ऑफ B को अगर मैं P ऑफ A की शेप में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2 टाइम्स P ऑफ A. बस आपने इन सब की जगह पे ये वैल्यूज डाल देनी है. दिस इज P ऑफ A, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है? P ऑफ A. तो मुझे P ऑफ A की शेप में ही सबको चेंज करना है. P ऑफ A प्लस 3/2 टाइम्स P ऑफ A प्लस 3/4 टाइम्स P ऑफ A is equals to 1.
1 plus 3/2 plus 3/4 times P of A is equals to 1. Let us solve this particular part. ये बन जाएगा आपके पास 4 plus 6 plus 3 upon 4 times P of A is equals to 1, and we get the final answer as P of A is equals to 4/13. So this is the final answer for us. हमें P of A का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो in this case this B part will be the answer for us. So मजेदार सा क्वेश्चन था. इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझने वाली थी वो ये थी कि एक्सक्लूसिविटी क्या होती है और एग्जॉस्टिविटी क्या होती है. एक्सक्लूसिव में हम लोगों ने लिया कि वो उनका कुछ भी चीज कॉमन नहीं था, ए और बी में, बी और सी में, सी और ए में, और ना ही ए बी और सी में कुछ कॉमन रहेगा. जब ए बी और बी सी और सी ए में कुछ कॉमन नहीं है तो ए बी सी में नेचुरली कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना. तीसरी बात जो है, हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब था कि ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 आती है, बिकॉज वो श्योर इवेंट है. आप कुछ भी सैंपल स्पेस से निकालोगे डेफिनेटली वो श्योर इवेंट ही रहेगा, तो दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहती है. तो नोट दिस डाउन. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इससे, इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट खुल जाते हैं. तो जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल मूव ऑन विद द थिंग्स फर्दर. ओके, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया गया? इन ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 3 times इट्स वेरिएंस. आपको पता है ना मीन और वेरिएंस क्या होता है. तो हियर इफ यू सी, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 सक्सेसेस की बात हो रही है, 5 ट्रायल्स की बात हो रही है, तो n 5 है, और ये हमारे पास x जो है वो 3 है. ठीक है, तो मीन इज इक्वल्स टू 3 times वेरिएंस. सिंपल. np is equals to 3 times npq. हमें np और np कैंसिल हो गया, and we have got q is equals to 1/3. If we got q, p is equals to 1 minus q equals to 2/3. तो ये हम लोगों को p का वैल्यू मिल गया. Now you have got everything with you. You have got n, you have got x, you have got p, you have got q, right? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p x equals to 3 is 5c3 p raised to power 3 into q raised to power 2. Just try and give me the answer for this. Everyone will be giving me the answer for this. Shabash. Try everyone and give me the answer. So we have got this answer as 80/243 by solving this. So each one of you has given me the right answer. That's really great. मजा आ जाता है जब आपके आंसर्स करेक्ट आते हैं, और मतलब मुझे भी एक बड़ी इंटरनल सी सेटिस्फेक्शन मिलती है. So let's move on to the next question. So this is the question. This was of NDA 2020. पिछले साल जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, ये उस पेपर का क्वेश्चन है. The question is given to us as in a binomial distribution the mean is 2/3. यानी खुद से इसने हमें बता दिया NP is equals to 2/3. NPQ is equals to 5/9. Therefore अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें NPQ upon NP, this is 5/9 divided by 2/3. Now look at this thing. ये हमारे पास 3 and 9 कटेगा. So this becomes
एंड ऑफ कोर्स ये एनपी और एनपी भी कट जाएगा, हमारे पास बात आ जाएगी Q इज इक्वल्स टू 5/6. If Q is equals to 5/6, P is equals to 1/6. 1 minus 5/6. ठीक है, we have to be bit smarter now. Also हमारे पास क्या दिया गया है, n times P is equals to 2/3. This implies that, ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किए थे, कल भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो चीजें इजी हो जाती हैं. 1/6 is equals to 2/3. एंड ये आपके पास क्या बनेगा, दिस implies that n is equals to 4. So we have got value of n also, we have got value of P also, we have got value of Q also, and we have to find the probability x equals to 2. तो बस simple probability x equals to 2, वही 4c2 into P raised to power 2 into Q raised to power 2. Now what is your work? Your work is just find out the answer for this. Come on, try and give me the answer for this. Shabash. So this is क्वेश्चन नंबर हम 9 ले लेते हैं इसका. एंड अगेन ये भी एनडीए 2020 का क्वेश्चन है. ये बोलते हैं A and B are two events such that P of A is 3/4 and P of B is 5/8. Then consider the following statement. The minimum value of P of A union B is 3/4 and maximum value of PA intersection B is 5/8. चलिए जी, एक आपने ना हम बात हमेशा याद रखनी है, मिनिमम वैल्यू कब होगा. ध्यान से समझिएगा इस बात को. मिनिमम वैल्यू तब होगा, ये दोनों चीजें ना एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं. हम लोगों को पता है ना, एन ऑफ, हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एंड सिमिलरली हमने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यहां पे दोनों केसेस में इफ यू सी हियर बेटा, एक ही बात चीज फॉलो होती है. ए यूनियन बी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये सबसे बड़ा पॉसिबल इंटरसेक्शन जो है, बिगेस्ट पॉसिबल इंटरसेक्शन विल बी सब्ट्रैक्टेड. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी ऑफ ए और बी. पी ऑफ ए नहीं, अब इसको मैं जनरली लिख लेता हूं, ए और बी. ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए और बी. ए और बी में से जो दोनों में से छोटा होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, उसके मैक्सिमम उसकी वैल्यू उसके बराबर हो सकती है. ठीक है, मतलब आपको चेक करना है कि ए बी में से कौन सी वैल्यू बड़ी या छोटी है. एक हमारे पास दी गई है पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/8. ये दोनों फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं, जस्ट सामने लिख के वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम. जो सी वैल्यू छोटी होगी वही हमारे लिए छोटी है. सो 8 3 are 24, 4 5 are 20, तो दिस इज स्मॉलर वैल्यू ऑफ फिगर्स, यानी पी ऑफ बी स्मॉलर वैल्यू. अब हम लोगों के पास बोलता है कि पी ए यूनियन बी की वैल्यू तभी हमारे पास क्या होगी, पी ए यूनियन बी की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब हमारे पास इंटरसेक्शन मैक्सिमम पॉसिबल होगा. और मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन हम लोगों ने देख लिया 5/8. तो 5/8 इज द राइट आंसर. सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, बिकॉज हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
will be less than or equal to P of B। यानी इसकी वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट ऑफ P of A और P of B में से रहेगी। सो इन दिस केस P of B स्मॉलर, तो इट विल बी लेसर देन P of B और इक्वल टू P of B। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू P of B के बराबर रहेगी, यानी 5/8 रहेगी। इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होगा। हमारे पास P of A यूनियन B क्या बन जाएगा, P of A यूनियन B बन जाएगा 3/4 प्लस 5/8, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन डालेंगे तो 5/8, दिस एंड दिस गॉन, सो दिस विल गिव अस 3/4 एज द आंसर। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो हियर both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct. Options यही थे, only 1 is correct, only 2 is correct, neither 1 nor 2 is correct, or both 1 or and 2 are correct. So both 1 and 2 are correct. This is the answer for us. Right? तो इतने रखेंगे इसको। आई होप आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस है, हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ गया होगा कि नो, यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन। आपको बस उन लेक्चर्स को एक बार दोबारा से गो थ्रू करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली, वेरी इफेक्टिवली। ठीक है, तो बस कॉन्फिडेंस अपने में बढ़िए, काम करते चलिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरह से हम लोग आगे भी अलग अलग चैप्टर्स के ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते रहेंगे। सो यू कीप डूइंग योर हार्ड वर्क एंड आई एम ऑलवेज विद यू। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू एंड जय हिंद।